हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज मैं आप लोगों के साथ एक अंडररेटेड मूवी के बारे में बात करूंगी जिसका नाम है थ्री ऑफ अस। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही नाम सुना, थ्री ऑफ अस, जो कि आई थी सन 2022 या 23 के आसपास ये फिल्म आई थी। और अभी हाल फिलहाल ये जो मूवी है ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है। मैंने इस मूवी के बारे में सोशल मीडिया पर बहुत सुना था, लेकिन सोच रही थी कि इसे कब देखूं, कैसे देखूं। लेकिन फाइनली मुझे मौका मिला और मैंने ये फ़िल्म देखी। और सच में इस फिल्म को देखने के बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि ऐसी फिल्मों को जो कई बार जो क्यों इग्नोर होती हैं, ऐसी फिल्मों को क्यों इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं मिलती, उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह ये है कि इन फिल्मों को देखने के लिए ना, ऐसी फिल्मों को देखने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहली बात तो समय, दूसरी बात समझ, और तीसरी बात डेप्थ। ये तीनों चीज़ें अगर इस फिल्म को देखने के लिए आप नहीं लगाओगे ना, तो आप कभी ऐसी फिल्मों को समझ ही नहीं पाओगे। और यही वजह है कि ये फिल्में जो ऐसी सब्जेक्ट पर जो बनती हैं, ये बिल्कुल इग्नोर हो जाती हैं। एक तरीके से ये अंडररेटेड जो कैटेगरी होती है उसमें ये फिल्में चली जाती हैं, क्योंकि ना ही किसी के पास इतना समय है, ना इतनी समझ है, और ना ही इतनी डेप्थ है। डेप्थ के साथ मैं कहूँगी पेशेंस, वो भी बहुत ज़रूरी है इन फिल्मों को देखने के लिए। क्योंकि इन फिल्मों को अगर आप ये कुल 3-4 चीज़ें नहीं दोगे तो आप कभी समझ ही नहीं पाओगे। और इसी लैक ऑफ इन्हीं कुछ चीज़ों की वजह से ये फिल्में जो इतने अच्छे से बनाई जाती हैं, इतने मन से बनाई जाती हैं, इतना कुछ इन फिल्मों को बनाने में, लिखने में जो वक्त लगता है, उसकी बेकदरी हम ही लोग कर देते हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि भैया बॉलीवुड में तो अच्छी फिल्में बनती नहीं हैं। भाई, अच्छी फिल्में बनती हैं, लेकिन ना तुम्हें वक्त दे पाते हो, ना अब तुम्हारे पास इतना पेशेंस है, ना तुम्हारे पास इतनी समझ है, ना तुम्हारे पास इतनी डेप्थ है। तो क्या करें? फिर वही कॉपी पेस्ट वल्गर क्रिंज फिल्में देखो, देखो जाकर फिर क्रिटिसाइज करो। तो मुझे बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि ऐसी फिल्मों को क्यों नहीं वो ऑडियंस मिल पाती जो मिलनी चाहिए। बट खैर, थैंक्स टू ओटीटी, थैंक्स टू सोशल मीडिया, कि उसके माध्यम से ऐसी फिल्मों को हम मतलब एटलीस्ट देखने की एक हमारी इच्छा ज़रूर जागती है। वरना अगर ना सोशल मीडिया हो, ना यूट्यूब हो, ना कोई ऐसा ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, तो हमें पता ही ना चले कि भाई ऐसी फिल्में एग्जिस्ट भी करती हैं और इतनी अच्छी फिल्में होती हैं। अब आप कहेंगे कि भाई अब मैंने ऐसा इस फिल्म में ऐसा क्या देख लिया है? मैंने इस फिल्म में वो देख लिया है जो शायद कभी मेरे अंदर बरसों से दबा हुआ था। और वो ये था कि इंसान इस दुनिया में सबसे सुखी इंसान हम किसको मानते हैं? जिसके पास बहुत सारा ज़्यादा दौलत हो, या किसी के पास बहुत अच्छा भरा पूरा परिवार हो, यकीनन वो लोग सुखी हैं। या फिर कोई ऐसा इंसान जिसके पास अध्यात्म की दृष्टि बहुत अच्छी है, जिसको अध्यात्म के बारे में काफ़ी पता है, वो दौलतमंद है। चलो जी, वो भी अच्छा है। लेकिन इस फिल्म के ज़रिए आपको ये जानने को मिलेगा, जो मैं भी शायद मानती थी कहीं ना कहीं, और मेरे जैसे सोच रखने वाले भी ये मानेंगे, कि एक ऐसा भी शख्स बड़ा खुशकिस्मत होता है जिसके पास होती हैं यादों की दौलत। तो बस वो ये जो यादों की दौलत होती है ना, वो इनके लिए एक सर्वाइवल किट का काम करती है। उस वक्त यहाँ पर जहाँ पर आपको ना ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, ना आपको परिवार की ज़रूरत होती है, आपको ज़रूरत होती है सिर्फ़ और सिर्फ उन यादों की। जैसे कोई बड़ा बुज़ुर्ग इंसान होता है, सब काम करके पैसे वैसे की उसको कोई कमी नहीं होती। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कमाया होता है, परिवार भी बनाया होता है, परिवार भी सेटल है, अब वो बिस्तर पर है। तो अब परिवार वाले ठीक है, कितना भी उसके आसपास
घूम लें, बट एट द एंड ऑफ द डे रहना तो उसको अकेले है। ठीक है, भगवान का नाम वो ले रहा है, सब कुछ कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कहीं किसी दिल के कोने में जब वो खाली बैठा होता है ना, उसको एक चीज़ सबसे ज़्यादा याद आती है, और वो है उसका बचपन। वो याद करता है कि यार कैसे वो पैदा हुआ था, कैसे उसके माँ बाप ने उसे बड़ा किया, कैसे उसका वो पहला कदम जो उसने नर्सरी स्कूल में रखा था, फिर कैसे कुछ बेचारे ऐसे बुज़ुर्ग होते हैं जिनकी याददाश्त बिल्कुल चली जाती है, जिनको कुछ भी याद नहीं होता, तो वो बेचारे भी बेचैन हो रहे होते हैं, वो भी कहीं ना कहीं याद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ये कुछ ना कुछ वो अपने दिमाग पर जोर डाल रहे होते हैं, या बिल्कुल दवाइयाँ खाकर वो सोए पड़े होते हैं, उनको सुला दिया जाता है क्योंकि वो तड़प रहे होते हैं, क्योंकि उनको कुछ भी याद नहीं होता। बट कुछ ऐसे बुज़ुर्ग होते हैं जिनको काफ़ी चीज़ें याद होती हैं, एक एक चीज़ उनको उनके बचपन से लेकर के हर एक चीज़ को उन्होंने बड़ी संभाल के रखा होता है, और कुदरत की कृपा से उनकी याददाश्त भी अच्छी होती है, तो जो उनकी दिमागी जो जमा पूंजी होती है वो उनको उस वक्त काफ़ी मदद करती है उनकी तन्हाई और उनके अकेलेपन को दूर करने के लिए। और यही चीज़ इस फिल्म की जो नायिका है शेफाली शाह, उनके साथ भी यही हो रहा होता है कि कहने को एक काउंसलर होती हैं, और डिवोर्स केसेस के लिए जो काउंसलिंग की जाती है कपल्स की, वो करती हैं, लेकिन वो एक बीमारी से ग्रस्त हैं जिसमें वो धीरे धीरे अपनी याददाश्त जो हैं वो भूलने लगी हैं, छोटी छोटी बातें वो भूलने लगी हैं, जिसकी वजह से वो काफ़ी बेचैन भी रहती हैं। उन्होंने अपना जॉब भी क्विट कर दिया है, तो वो अपने हस्बैंड से कहती हैं कि मुझे एक कस्बे में लेके जाओ, वो कस्बा है जहाँ पर मैं शुरू शुरू में अपने बचपन में मैं रहती थी, और वहाँ से मैंने 8वीं कक्षा तक पढ़ाई पढ़ी है, तो मैं अपनी इन पुरानी यादों को जीना चाहती हूँ, क्योंकि क्या पता मैं सब कुछ भूल जाऊं, तो भूलने से पहले मैं उन यादों से एक मुलाकात करना चाहती हूँ। हस्बैंड थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होता है, तो वो कहता है ठीक है, वो ले जाता है अपनी वाइफ को। शेफाली का एक बेटा भी है जो हॉस्टल में पढ़ता है, बड़ा है, अच्छी खासी एज है उसकी, तो वो अपना पढ़ लिख रहा है, तो पति पत्नी दोनों सामान बांध के निकल जाते हैं, और वहाँ पर शेफाली की मुलाकात होती है अपने बचपन की सहेली से। फिर उसके बाद उसका एक और दोस्त होता है जो कि जिसका किरदार निभाया है जयदीप अलावत ने, जो बचपन में काफ़ी शेफाली के करीब होता है, और कहीं ना कहीं शेफाली से नाराज़ भी होता है, क्योंकि वो बिना कुछ कहे एक दिन अचानक उसका पूरा परिवार वो चला जाता है। तो बाद में पता चलता है कि शेफाली से गलती से उसकी बहन जो है, मतलब खेल खेल में कोई रस्सी छूट जाती है, जिसकी वजह से उसकी बहन कुएं में गिर के मर जाती है, जिसकी वजह से फिर जो है परिवार को शहर बदलना होता है। तो इस चक्कर में शेफाली जयदीप से मिल नहीं पाती है, और फिर उसके बाद शेफाली की आगे अपनी दुनिया बन जाती है। उधर जयदीप अलावत की भी अपनी एक ज़िंदगी है, वो मैरिड है, उसकी वाइफ है, उसकी 2 बेटियां हैं। वाइफ अच्छी है, वाइफ के साथ उसका अच्छा रिलेशन है, लेकिन देखिए वाइफ कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी अंडरस्टैंडिंग हो, हस्बैंड कितना भी अंडरस्टैंडिंग क्यों ना हो, अच्छा हो, बट एट द एंड ऑफ द डे हस्बैंड हस्बैंड होता है, वाइफ वाइफ होती है। किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि उनके रिस्पेक्टेड पार्टनर अपने बचपन के दोस्तों के साथ में रहकर जब वो हंसते हैं ना, तो पार्टनर्स को बड़ी आग लगती है कि यार हमारे साथ तो इतना खुश नहीं देखा। जबकि वो ये भूल जाते हैं कि हम भी अगर अपने चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलेंगे तो हमारी भी पर्सनालिटी एक अलग तरीके से रिएक्ट करेगी। बट उनको ये लगता है, उनको एक जेलसी स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से फिर उनको समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन बट वही वाली बात है कि बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल करनी पड़ती हैं। वो सफोकेशन, वो एक हेजिटेशन जो एक पार्टनर फेस कर रहा होता है अपने दूसरे पार्टनर को अपने चाइल्डहुड फ्रेंड के साथ में एंजॉय करते हुए, वो घुटन बड़ी अलग सी होती है। लेकिन ये एक रियलिटी है कि देखिए शादी के जितने फ़ायदे होते हैं नुकसान भी उतने होते हैं, क्योंकि जब आप शादी कर लेते हो ना, आपकी सारी की सारी पर्सनालिटी बहुत बदल जाती है। नो मैटर आपका अंडरस्टैंडिंग पार्टनर क्यों ना हो, बट एट द एंड ऑफ द डे आपकी इंडिविजुअलिटी पर डेंट
तो पड़ जाता है। तो वो डेंट को कहीं ना कहीं राहत मिलती है जब वो अपने चाइल्डहुड फ्रेंड्स के मिलता है या मिलती है, या उन यादों के पास जाते हैं जिनसे उन्हें एक वक्त तक काफ़ी खुशी मिली थी। क्योंकि जो हमारा चाइल्डहुड होता है ना, वो हमारा सबसे बेस्ट, हमारी ज़िंदगी की जर्नी की सबसे खूबसूरत जो फेज़ होता है वो चाइल्डहुड होता है। क्योंकि हमें नहीं पता होता दुनियादारी, सही गलत, हमें सिर्फ छोटी छोटी चीज़ों में अपनी खुशियाँ हम लोग ढूंढते हैं। आजकल के बच्चे तो अपनी खुशी मोबाइल में ढूंढ के बैठे हैं, सब एआई चला रहे हैं, कभी कोई बच्चा टैब चला रहा है, कोई मोबाइल चला रहा है, कोई लैपटॉप चला रहा है। लेकिन जो बच्चे इनसे दूर हैं, जैसे कि अगर हम अपनी बात करें तो हम लोगों के टाइम तो ये सब गैजेट्स हुआ ही नहीं करते थे। हम छोटी छोटी चीज़ों में अपने एंटरटेनमेंट बना लेते थे। और सच में आज भी हम जब अकेले होते हैं, दुखी होते हैं, तन्हा होते हैं, तो उन्हीं चाइल्डहुड मेमोरीज़ को याद करके ना बड़े खुश होते हैं। इनफैक्ट कभी कभी आपको ऐसा नहीं लगता, ऐसा फील नहीं होता कि हम किसी ऐसी जगह पे जाएं जिसमें हम अपने बचपन में जाया करते थे और वहाँ जाकर तन्हा अकेले बैठें और घंटों तक रोएं? कभी आपको ऐसी फीलिंग आई है? मुझे तो आती है कि मैं किसी ऐसी जगह पे जाऊं जो मेरे चाइल्डहुड से जुड़ा हो और वहाँ मैं बैठूं और रोऊं, ज़ोर ज़ोर से रोऊं। क्योंकि जब आप ग्रो करने लगते हो, जब आप दुनिया को समझने लगते हो, जब आप अपने आप को समझने लगते हो, आपको पता चलता है यार कितनों ने आपको धोखे दिए, आपने कितनों को धोखे दे दिए, कितनों को आपने खो दिया, कितनों ने, मतलब आप कह सकते हो कि यू नो कई लोगों को आप खो देते हो, कोई आपको खो देता है। तो ये खोया खोई, पाया नहीं पाया, धोखा दिया, किसी के साथ वफा की, बेवफा करी, पैसे कमाए, पैसे डुबाए, या फिर जिम्मेदारियों का बोझ, आज कोई मर गया, आज कोई पैदा हुआ, आज किसी की शादी हुई, आज किसी का तलाक हुआ, आज किसी ने खुदकुशी करी और आज किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई बच गया, कोई नहीं बचा, किसी का प्लेन क्रैश हो गया, किसी का प्लेन क्रैश होते होते बचा, किसी की ट्रेन जो है वो मरते मरते पटरी से उतरते उतरते बची। इतना किसी की इज्जत लुट गई, किसी की इज्जत बच गई, किसी का, मतलब किसी का पति बेवफा निकला, किसी की बीवी बेवफाई निकली, किसी का बच्चा मर गया, किसी का बच्चा जी गया, किसी का मिसकैरेज हो गया, किसी की डिलीवरी हो गई, और किसी का बच्चा इतने साल हो गए शादी को और हो गया, और किसी कपल ने अनप्लान्ड, मतलब कि बच्चा नहीं चाहते थे और उनको एक्सीडेंटली बच्चा हो गया। कितना कुछ हम सुनते हैं, कोई रिश्तेदार पैसा हमारा ले गया, कोई रिश्तेदार पैसा दे गया, मतलब कितना कुछ हम लोग देख कर सुन कर। इससे भी ज़्यादा, ये तो मैंने एक रैंडम बात करी, मोटी मोटी बात करी, पर इससे भी ज़्यादा हम आए दिन अपने आसपास कितना कुछ देखते हैं, कितना कुछ सुनते हैं। बहुत कुछ हम पर बीतता है जिसको हम कभी डिस्कस भी नहीं कर पाते। तो ऐसे सारे गम को लेकर उस जगह पर जाकर बैठकर रोना, उसकी एक अलग ही एक ठंडक महसूस होती है। कभी आप कीजिएगा कि आप, मतलब एक तरीके से आप डिटॉक्स, अगर आप अपने इमोशंस को करना चाहते हैं तो कोशिश कीजिए कि ऐसी जगह जाइए जो कहीं ना कहीं आपके बचपन के दिल के करीब हो। वहाँ बैठिए और बस, कभी कभी तो आंसू भी धोखा दे जाते हैं। आप उस जगह पे पहुंच तो जाते हैं लेकिन कमबख्त वो आंसू भी नहीं आ पाते, क्योंकि आप उस खुशी में आपके आंसू भी दब जाते हैं। लेकिन आप रहिए वहाँ पर, काफ़ी घंटे बिताइए, अपने इमोशंस को बाहर आने दीजिए, एक एक मोमेंट को फील कीजिए, अपनी उस जर्नी को याद कीजिए। और जब वो आंसू निकलेंगे ना आपके अंदर से, बहुत कुछ आपको हल्कापन महसूस होगा। ये बातें मुझे अभी कुछ दिन पहले रियलाइज़ हुई, जब मेरे कुछ जानकारक एक जगह पर गए, तो कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में मुझे भी ये चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि जिस जगह पर वो गए, मैं भी वहाँ पर एक दो दफ़ा अपने बचपन में जा चुकी हूँ। तो मेरा भी दिल किया कि यार मैं भी उस जगह पे जाऊँ, बट कुछ रीज़न्स की वजह से मैं जा नहीं पाई और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी आगे भी जा पाऊँगी। तो मुझे वो एक, मेरे
कहते हैं ना, दिल में एक टीस सी रह जाती है कि यार मैं भी उस जगह पे जाऊं, महसूस करूं। हालांकि मैं तो बहुत छोटी थी जब मैं उस जगह पर गई थी, पता नहीं, मुझे तो अब वो जगह भी याद नहीं है। क्योंकि मतलब आप सोच सकते हैं कि मतलब अगर मैं उस जगह पे जाऊं तो मुझे हार्डली अब उस जगह का भी कुछ नक्शा ठीक से याद होगा। लेकिन पता नहीं क्यों दिल के किसी कोने में ये लगा, ये महसूस हुआ। और ऊपर से जब मैंने ये फिल्म देखी तो मुझे रियलाइज़ हुआ, तब मुझे जाकर रियलाइज़ हुआ कि अच्छा, जब से मुझे पता चला है कि वो लोग उस जगह पर गए हैं, तो मेरे दिल में वो कुछ चीज़ हो रही थी बट मुझे समझ नहीं आ रही थी। तब मुझे ये फिल्म देखकर ऑब्वियसली मैं भी अपनी ज़िंदगी में मैंने भी यादों को बहुत कलेक्ट किया है। मेरे पास अपने बहुत सारे रीजंस हैं यादों को कलेक्ट करने के। कुछ लोग जैसे फ़ोटोग्राफ्स पहले जब वो रोल वाला कैमरा होता था तो खींचते थे, उसी वजह से खींचते थे कि हम उस मेमोरी को संभाल के रखें। बट कुछ लोग जो फ़ोटो नहीं खींचते वो अपने दिमाग की मेमोरी में उन मोमेंट्स को रखते थे, और उनमें से शायद मैं भी एक थी। और शायद उन मेमोरीज़ ने काफ़ी मेरी हेल्प भी करी, काफ़ी मेरे लिए वो वीकनेस तो नहीं रही। बट हाँ, जब इंसान बहुत ज़्यादा दुखी होता है तब वो अपने बीते अच्छे लम्हों को ही याद करके मतलब उसको एक अजीब सी, एक उसके ज़ख्मों को एक अलग ही मरहम जैसा फील होता है। वो गाना भी है ना, दर्द में ये लब मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे जब हमें याद आते हैं। तो वाकई ये जो गाना है ये बहुत सही लिखा है, और मैं इस लाइन पर एक एक इस बात पर पूरा इत्तेफाक रखती हूँ। तो इन शॉर्ट ये फिल्म बहुत ही अच्छी है। इसे बनाया है अविनाश अरुण ने, जो कि बॉलीवुड के और रीजनल सिनेमा के जाने माने सिनेमाटोग्राफर हैं। उन्होंने कुछ फिल्में बनाई हैं और ये फिल्म उनमें से एक है। और शेफाली शाह के जो हस्बैंड का रोल जिन्होंने किया है उनका नाम है स्वानंद किरकिरे। और जब मैंने इनके बारे में रिसर्च किया तो मैं बिल्कुल शॉक्ड हो गई, क्योंकि ये सिर्फ एक एक्टर ही नहीं बल्कि एक राइटर है। इन्होंने गाने भी लिखे हैं, ये सिंगर भी हैं, इन्होंने स्क्रीन प्ले भी लिखा है। मतलब मल्टी टैलेंटेड इंसान है। और इन्होंने वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग इन्होंने वो गाया भी है जो मुझे पता ही नहीं था, और वो गाना था हजारों ख्वाहिशें ऐसी भी मूवी का, बावरा मन देखने चला एक सपना। और इनका एक और गाना था जो इन्होंने टेलीविज़न के लिए भी गाया है, कोहिनूर। मैंने कुछ दिन पहले कुलजीत, मतलब पिछले साल ही मैंने कुलजीत रंधावा के बारे में बात करी थी, जो एक टेलीविज़न एक्ट्रेस थी और उनकी भी सडन डेथ हो गई थी। तो उनका एक सीरियल आता था कोहिनूर, उसका वो गाना मुझे अभी भी याद है, हम ढूंढ किए तेरे निशान। तो वो गाना भी इन्होंने गाया है जो कि मेरे लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। और टीना दत्ता और रश्मि देसाई का जो सीरियल था, कलर्स चैनल पे आता था, क्या होती उतरन, ये भी गाना इन्होंने गाया है। और बहुत सारे गाने लिखे भी हैं इन्होंने, काय पोचे मूवी के भी गाने लिखे हैं। तो इतने मल्टी टैलेंटेड ये इंसान है। और सच में मुझे लगा कि ना मैं आज शेफाली शाह के बारे में बात करूंगी, ना मैं जयदीप अलावत के बारे में बात करूंगी, मैं बात करूंगी स्वानंद जी के बारे में, जो इतने मल्टी टैलेंटेड हैं। और देखिए, इतना हुनर, इतने गुणी, कहते हैं ना सरस्वती माँ की इतनी कृपा होने के बावजूद भी इनके बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता। मतलब आप सोचिए, मैं अक्सर ये बात बोलती हूँ कि लोग ये बात तो बड़ी मुंह सिकुड़ के करते हैं कि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है, बट एक्चुअल में जिनके बारे में बात नहीं होती ना, बात उन्हीं में होती है। और स्वानंद जी बिल्कुल ये बात को मेरी सही साबित करते हैं। और इन्होंने कुछ वेब सीरीज़ में भी काम किया है, तो मल्टी टैलेंटेड हैं। और इसमें भी इन्होंने एक जेलस हस्बैंड का किरदार काफ़ी अच्छे से निभाया है। तो ओवरऑल ये फिल्म बहुत ही नीट एंड क्लीन है। इसे देखने के लिए आपको चाहिए बहुत सारा वक्त, बहुत सारी मैच्योरिटी, बहुत सारी डेप्थ, और एक तरीके से एक
कहते हैं ना, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं हमने अपना ये चीज़ हमें खरीदनी थी क्योंकि ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। तो ये कुछ ऐसी फिल्में होती हैं जो आपके लिए एक इन्वेस्टमेंट का काम करती हैं, कि अगर आप इनमें अपना वक्त, अपनी डेप्थ इन्वेस्ट करेंगे तो आपको जो है वो फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तो फिल्म में बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई न्यूडिटी नहीं है, किसी भी तरह का कोई ऐसा कुछ गलत मैसेज नहीं है। बस एक औरत है जो एक बीमारी से ग्रस्त है, जो चाहती है कि भूलने से पहले मैं अपने बचपन की यादों को समेट लूं। और वो कितनी समेट पाती है, कितनी छोड़ पाती है, ये आप जानना चाहते हैं तो आपको ये फ़िल्म देखनी होगी, जो कि नेटफ्लिक्स पर बिल्कुल इजीली अवेलेबल है। और आप देखिए, परफॉर्मेंसेस सबकी बहुत अच्छी हैं। और शायद मुझे जो इस फिल्म को देखकर महसूस हुआ, उम्मीद करती हूँ आप भी वही फील करेंगे। और अगर ऐसा फील करेंगे तो वाकई मुझे लगेगा कि मैंने एक सही चीज़ की पहल करी है। और ज़्यादा तो मैं कुछ और बोल नहीं पाऊँगी, क्योंकि बार बार मैं उन चेहरों के बारे में बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं उनके बारे में ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ जब मैंने उनसे रिलेटेड पॉडकास्ट बनाया था। मैं बात कर रही हूँ शेफाली शाह के बारे में और जयदीप अलावत के बारे में। तो पूरे तरीके से ये फ़िल्म बिल्कुल आप अपनी परिवार के साथ बैठ के देख सकते हैं। जयदीप अलावत की भी ज़िंदगी के कुछ पहलुओं को आपको फ़िल्म में जानने को मिलेगा, कि उनके साथ ज़िंदगी में क्या क्या हुआ। और कुछ ऐसे रिश्ते भी आपकी ज़िंदगी में होते हैं जो अचानक से कहाँ गायब हो जाते हैं और मरते दम तक आपको नहीं मिलते हैं। जैसे कि जयदीप अलावत के पिता बचपन में अल्कोहलिक थे, मारते थे, पीटते थे, और एक दिन घर छोड़कर चले गए और वो कभी आए ही नहीं। तो वो जो पेन होती है अपने अपने को ढूंढने की, नो मैटर उस अपने ने आपको आपके बचपन में कितनी पेन दी, लेकिन उस पेन में भी आप एक सुख ढूंढते हैं या दुख ढूंढते हैं या एक याद ढूंढते हैं। तो उन यादों से कुछ ना कुछ तो आप सवाल करना चाहेंगे। तो ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ लोग होते हैं ना जो कहाँ गायब हो जाते हैं, उनके बारे में मरते दम तक आप जान नहीं पाते। और आपका कोई अगर वो करीबी हो तो फिर कितनी तकलीफ़ होती होगी। तो वो पेन भी आपको जयदीप अलावत के किरदार में देखने को मिलेगी। और बहुत ही सीधा सरल इंसान, मतलब शोर गुल से दूर एक इंसान कैसा होता है, चमक दमक से दूर सीधी सादी पर्सनालिटी से भरा इंसान कैसा होता है, वो किरदार जयदीप अलावत ने बड़ी ही बखूबी से निभाया है। एंड ऑफ कोर्स शेफाली जी के बारे में तो मैं कितना बात कर चुकी हूँ, अब मेरे पास उनके लिए वाकई शब्द नहीं है सच में। तो डायरेक्शन, राइटिंग, हर चीज़ परफेक्ट है। तो ये फ़िल्म वाकई एक अंडररेटेड है। और मैं चाहती हूँ कि आप इस फिल्म को देखें, इन्जॉय करें, और आप भी अपनी यादों को और भी ज़्यादा अच्छे से समेटें, जिन्हें शायद हम कभी कभी इग्नोर कर देते हैं। हम लोग बड़े होने के चक्कर में ना कुछ ऐसी मेमोरीज़ को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। बचपने को भी हम अपना टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि नहीं, हम बड़े हुए। बट जब हम बड़े हो जाते हैं ना, तो सच में हम चाहते हैं कि कोई ऐसी दवा मिल जाए कि उसे खाकर हम वापस से छोटे हो जाएं। और हमारी जो चीज़ें जो खो चुकी थी, वो जो खिलौने हमारे आज हमें मिल नहीं रहे, कहाँ हमने रख दिए, किसको दे दिए, कहाँ फेंक दिए, कम से कम वो खिलौने भी हमें वापस मिल जाएंगे। तो काफ़ी बातें इमोशनली इस फिल्म को देखकर मैंने महसूस करी। शायद मैंने कुछ ज़्यादा महसूस करी, या हो सकता है मैं कुछ महसूस नहीं कर पाई, कुछ चीज़ों को मैं नहीं समझ पाई, क्योंकि ऐसी जो फिल्म होती हैं, डेप्थ फिल्में होती हैं, उसमें जो डेप्थ दिख रही होती है उसके अंदर भी बहुत सारी डेप्थ छुपी हुई होती हैं। अब हो सकता है जितनी डेप्थ मैं निकाल पाई, समझ पाई, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। आप लोगों ने ये फिल्म देखी, आपका क्या ओपिनियन है, क्या आपके पॉइंट ऑफ व्यू हैं? अगर आप मुझे बताएंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और आप इस फिल्म को नेटफ्लिक्स पे देखिए, एंजॉय कीजिए। और इस फिल्म के लिए शेफाली को बेस्ट क्रिटिक का अवार्ड भी मिला था फिल्म फेयर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अवार्ड तो मिला है। अब वो फिल्म फेयर है या कोई और है मुझे ध्यान नहीं है, बट अवार्ड तो मिला है। और वाकई शेफाली डिज़र्व करती है। वो एक ऐसी औरत
जो जानती है कि एक दिन वो सब कुछ भूल जाएगी, तो वो जो छटपटाहट है उसके अंदर कि भूलने से पहले मैं इसे भी याद रख लूँ, मैं कुछ भी ऐसा करूँ जिससे बस कुछ चीज़ों को तो मैं याद रख लूँ। उसे डर है कि कहीं मैं अपने बेटे को ना भूल जाऊँ। तो वो जो डर है, वो जो फ़िक्र है, जो एक चेहरे पर एक औरत की होती है, जो अपना सब कुछ देती है अपने परिवार को बनाने के लिए कि एक दिन उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा, तो वो क्या उसका इमोशन होगा। तो उस इमोशन को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया है शेफाली जी ने। तो बस अब ज़्यादा कुछ और बात नहीं करूँगी, और आप लोगों से अब मैं कुछ दिनों के बाद मिलूँगी, मे बी 2026 में। थोड़ा ब्रेक ले रही हूँ कुछ कारणों की वजह से, पर बहुत जल्दी मिलूँगी, और उम्मीद करती हूँ कि ये जो नया साल होगा इसमें बहुत सारा मंगल होगा और बिल्कुल भी अमंगल नहीं होगा, क्योंकि बीता साल हमने बहुत कुछ खोया है, बहुत मायूसियत, मनहूसियत, बहुत कुछ देखा है। बस दुआ है कि ये साल बहुत ही बेहतर निकले और आने वाले साल भी बहुत अच्छे निकलें, और आप सब लोगों की हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सब कुछ बना रहे, और यही कामना डेप्थ क्वीन करती है। और इसी के साथ डेप्थ क्वीन चलती है। बहुत जल्दी मिलूँगी। विशिंग यू अ वेरी हैप्पी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, तहे दिल से आपको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से एडवांस में, और मैरी क्रिसमस। और सांता क्लॉज आपकी सारी विशेस को पूरा करे, और बस आप लोगों के अपनों का साथ बना रहे। और इसी के साथ थैंक यू सो मच। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कुछ सुझाव लिखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, और किसी के साथ मेरा वीडियो शेयर करना चाह रहे हैं, आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो ज़रूर कीजिए, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। जाते जाते थैंक यू सो मच, जितना भी आप लोगों ने सपोर्ट दिया उसके लिए। तो ये साल भी ख़त्म हो रहा है और कुछ ही दिन बचे हैं, तो जाते जाते डेप्थ क्वीन का सलाम, और दुआ करती हूँ कि जल्द से जल्द आप लोगों से मुलाकात होगी और अच्छे अच्छे नए नए टॉपिक्स पर बातें होंगी, पॉडकास्ट बनेंगे उस उतनी ही डबल एनर्जी के साथ। तो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।